इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के अन्य उपकरणों की। पहला है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। मॉनेटरी पॉलिसी में RBI के द्वारा इसे भी निर्धारित किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बैंकों की जो कुल जमा राशि का एक सर्टेन परसेंटेज जो SLR के फॉर्म में रखा जाता है वह RBI के पास नहीं रखा जाता है, बल्कि बैंक खुद के पास रखते हैं। मतलब जो दर RBI के द्वारा SLR के रूप में तय की जाती है उसे बैंक अपने ही पास रखते हैं और उस राशि का प्रयोग बैंक ऋण प्रदान करने में नहीं कर सकते हैं। जो SLR होता है वो या तो कैश के फॉर्म में रखा जा सकता है, या तो गोल्ड के फॉर्म में, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में, या तीनों के समीकरण में रखा जा सकता है। हालांकि SLR जो होता है वो CRR की तरह तरलता को नियंत्रित करने हेतु प्रभावी उपकरण नहीं है, क्योंकि जो गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में रखा जाता है तो कहीं ना कहीं गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यूज कर लिया जाता है। उसके फॉर्म में जो राशि होती है वो अर्थव्यवस्था में अंततः प्रवाहित हो जाती है, परंतु इसके बाद भी SLR जो है वो बैंकों को प्रदान किए गए ऋण की दिशा को निर्धारित करता है, भले ही ये पूर्णतः लिक्विडिटी को कंट्रोल नहीं करता है। यदि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR ज़्यादा है तो क्या होगा, बैंकों को ज़्यादा SLR के रूप में राशि रखनी पड़ेगी। इसके लिए बैंक क्या करेंगे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी ज़्यादा परचेस करेंगे, मतलब बैंकों का निवेश गवर्नमेंट सिक्योरिटी में बढ़ जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा राशि वो क्या करेंगे, चूँकि वो RBI से परचेस करते हो तो RBI को देंगे और RBI सरकार की ओर प्रवाहित करेगी। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट SLR यदि ज़्यादा है तो गवर्नमेंट की ओर प्रवाहित लिक्विडिटी अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, वहीं यदि SLR कम है तो क्या होगा, बैंकों के पास पैसा बच जाएगा, कम राशि उन्हें SLR के रूप में रखनी पड़ेगी, तो जो अतिरिक्त राशि होगी वो बैंक उपभोक्ता को ऋण के रूप में प्रदान करेंगे। इससे इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा क्योंकि बैंकों के पास पैसा बढ़ जाता है। SLR यदि कम है तो बैंकों के द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋण में वृद्धि होती है और इंटरेस्ट रेट में कमी हो जाती है। जो बैंक ऋण प्रदान करते हैं उस प्रदान किए गए ऋण में जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो कम हो जाता है। CRR की तरह ही SLR भी हर 14वें दिन इसकी गणना की जाती है, पिछले 14 दिन में जो जमा राशि प्राप्त होती है। इसमें भी पहले मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट हुआ करती थी, बट RBI अमेंडमेंट एक्ट 2006 से उसको समाप्त कर दिया गया। अब SLR में केवल मैक्सिमम लिमिट लागू होती है जो कि 40% है, अर्थात जब मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाएगी तो SLR जो है वो 40% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब हम बात करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुली बाजार प्रक्रिया की। इसमें क्या होता है कि जब भी सार्वजनिक ऋण या सरकार को ऋण की आवश्यकता हो, या फिर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास क्या हो, तरलता ज़्यादा हो, तो दोनों ही स्थिति में RBI क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचती है, सरकार के द्वारा जारी की जाती है और RBI इसको बेचने का काम करती है और सरकार के लिए पैसे की प्राप्ति करती है, ऋणों की प्राप्ति करती है। तो RBI क्या करेगी, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगी और उसके बदले में पैसा प्राप्त करेगी। और यदि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास लिक्विडिटी की कमी हो गई है तो उस स्थिति में क्या करेगी, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को RBI परचेस करेगी और उसके बदले में उन्हें पैसा देगी। इस प्रकार से RBI द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचने एवं खरीदने की प्रक्रिया ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाती है। यदि RBI ज़्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचे तो बैंकिंग व्यवस्था से ज़्यादा राशि RBI की ओर एवं RBI से सरकार की ओर प्रवाहित होगी। इसके विपरीत यदि अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना है तो विस्तारवादी नीति अर्थात विस्तारवादी नीति को लागू करना है, लिक्विडिटी को बढ़ाना है, तो RBI ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभूति वापस खरीद के बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से लिक्विडिटी को बढ़ाने का प्रयास करेगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन में बेची गई जो प्रतिभूतियां होती हैं वो SLR से अतिरिक्त होती हैं, अर्थात किसी भी बैंक के लिए ये इनको खरीदना कंपलसरी नहीं होता है।
अब हम बात करेंगे बैंक रेट की। बैंक रेट वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है, जिसके माध्यम से दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। ठीक है, यदि बैंक रेट इंक्रीज कर दिया जाएगा तो ऋण महंगा हो जाएगा, और जब बैंकों को ऋण महंगा मिलेगा तो बैंकों के द्वारा उपभोक्ता को दिया जाने वाला ऋण भी क्या होगा, महंगा हो जाएगा, क्योंकि वहां पर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी। और जब ऋण महंगा होगा तो इससे क्या होगी, लोगों तक लिक्विडिटी की पहुंच कम होगी, मांग प्रभावित होगी। मांग प्रभावित होगी मतलब ये होता है कि डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है तो प्रोडक्शन हो या ना हो उसका अर्थव्यवस्था पर लाभ नहीं हो पाता है। अतः यदि प्रोडक्शन है तो डिमांड, सप्लाई है तो डिमांड को भी बनाए रखना चाहिए। बैंक रेट जो है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के आने से बैंक रेट का उपयोग कम हो गया है, लेकिन बैंक रेट का एक और उपयोग है। मतलब यदि कोई बैंक सीआरआर और एसएलआर रखने में चूक जाते हैं तो उन्हें जो जुर्माना लगाती है आरबीआई, वो जुर्माने का आधार होती है बैंक रेट। बैंक रेट में 3% और ऐड करके उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। तो इस प्रकार से बैंक रेट का एक और उपयोग है, जुर्माने के रूप में जो राशि आरबीआई के द्वारा वसूली जाती है उसका आधार होता है बैंक रेट। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेपो रेट की। रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को कम अवधि का ऋण प्रदान करता है। पहला, कम अवधि का ऋण मतलब शॉर्ट टर्म लोन देता है आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को। तो वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को कम अवधि का ऋण प्रदान करता है वह ब्याज दर क्या होती है, रेपो रेट कहलाती है। यदि रेपो रेट ज़्यादा है तो क्या होगा, बैंकों को महंगा ऋण प्राप्त होगा, आरबीआई से जो ऋण लेंगे वो महंगा मिलेगा, और जब बैंकों को ऋण महंगा मिलेगा तो बैंक भी क्या करेंगे, आम उपभोक्ता और निवेशकों को जो बैंक ऋण प्रदान करते हैं वो भी महंगा प्रदान करेंगे, क्योंकि उन्हें अधिक ब्याज दर आरबीआई को देनी पड़ रही है, इसलिए वो भी क्या करेंगे, ब्याज दर में वृद्धि कर देंगे। रेपो रेट के माध्यम से आरबीआई कम अवधि का ऋण देती है, जैसे 1 दिन का, 7 दिन का, 14 दिन का ऋण प्रदान करती है। 1 दिन का जो ऋण प्रदान करती है उसे ओवरनाइट रेपो कहा जाता है। ये बैंकों की टोटल जमा राशि का 0.25% होता है। मतलब बैंक अपनी टोटल जमा राशि का केवल 0.25% जो है वो ऋण के रूप में ले सकते हैं। और 7 to 14 डेज का जो ऋण होता है वो टर्म रेपो कहलाता है। बैंक अपनी टोटल जमा राशि का 0.75% जो होता है वो आरबीआई से टर्म रेपो के रूप में, ऋण के रूप में ले सकते हैं। वो रेपो शब्द जो है वो रिपर्चेस ऑपरेशन को संबोधित करता है। यह ऋणी व ऋणदाता के बीच एक एग्रीमेंट है। यहाँ पर जब आरबीआई बैंक को ऋण देती है, बदले में बैंकों को बराबर मूल्य की प्रतिभूतियां गिरवी रखना होता है। ये प्रतिभूतियां एसएलआर का हिस्सा नहीं होनी चाहिए, अर्थात ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत जो प्रतिभूतियां खरीदी जाती हैं उन्हें ही यहाँ पर गिरवी रखा जाता है। यह एक ऐसा एग्रीमेंट है जहां पर ऋण देते समय व प्रतिभूति गिरवी रखते समय ही यह डिसाइड हो जाता है कि ऋणी एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित ब्याज दर पर इन सिक्योरिटीज को परचेस करेगा। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, रिपर्चेस करना, रिपर्चेस एग्रीमेंट होता है ये। ठीक है, यहाँ पर अभी क्या किया गया है, एक्सटर्नल बेंचमार्क लाया गया। एक्सटर्नल बेंचमार्क मतलब पहले क्या होता था कि बैंक किस दर पर लोगों को ऋण देंगे उस पर तय किया जाता था कि रेपो रेट कम कर दी गई है तो बैंक भी क्या करें, अपनी ब्याज दरों में कटौती करें। लेकिन बैंक ब्याज दरों में कटौती नहीं करते थे, चाहे वो बेस रेट हो चाहे वो एमसीएलआर हो, और उसका इनडायरेक्टली इफेक्ट दिखा देते थे। तो अभी क्या कर दिया गया, एक्सटर्नल बेंचमार्क लाया गया जिसमें डायरेक्टली रेपो रेट को रेफरेंस बना दिया गया है। ठीक है, यदि रेपो रेट में कटौती होती है तो बैंकों द्वारा जो इंटरेस्ट रेट लिया जाता है उसमें भी कटौती करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा है TLTRO, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। ये आरबीआई के तहत एक सुविधा प्रदान की गई है जिसमें एक लक्षित
मतलब यहाँ पर लक्षित होता है इसका, ठीक है, टारगेटेड विषय होता है, वहीं पर उसी के लिए ऋण दिया जाएगा, और दूसरा लॉन्ग टर्म के लिए ऋण दिया जाएगा। और यहाँ पर जो ऋण दिया जाएगा उस पर जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो रेपो रेट ही होता है, ठीक है, जितना रेपो रेट होता है उतना ही इंटरेस्ट रेट यहाँ पर पे करना होता है। यदि लिक्विडिटी को बढ़ाना है तो क्या किया जाता है, रेपो रेट में कटौती कर दी जाती है, जैसे की गई है। अभी वर्तमान में जो अपना रेपो रेट है वो 4% है। रेपो रेट कम होगा तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा आरबीआई से ऋण ले सकेंगे और अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी बनी रहेगी। और यदि अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी ज़्यादा है, उसे कंट्रोल करना है, तो रेपो रेट को क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, जिससे बैंकों के लिए ऋण महंगा हो जाता है। और जब बैंकों के लिए ऋण महंगा हो जाता है तो बैंकों के द्वारा प्रदान किया गया ऋण भी महंगा हो जाता है। रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वह ब्याज दर होती है जिस पर बैंक अपनी अधिशेष राशि जो होती है वो आरबीआई के पास रखते हैं। रेपो रेट में क्या होता है, बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं जिस दर पर, और रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, अपनी अधिशेष राशि आरबीआई के पास रखते हैं, या फिर आरबीआई जिस दर पर बैंकों से ऋण प्राप्त करती है वो दर क्या कहलाती है, रिवर्स रेपो रेट। यदि रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हो जाती है तो बैंकों को आरबीआई से अधिक ब्याज की प्राप्ति होगी, अतः बैंक अपनी अधिकतम राशि क्या करेंगे, आरबीआई की ओर प्रवाहित करने लगेंगे, जिससे कि उपभोक्ता को जो प्रदान की जाने वाली राशि है उसमें कमी हो जाती है। मतलब यदि लिक्विडिटी को कम करना है तो क्या करना होगा, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देने से लिक्विडिटी को कम किया जा सकता है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का सम्मिलित प्रयोग आरबीआई लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के उद्देश्य से करती है। जिन बैंकों के पास सरप्लस होता है आरबीआई उनसे ऋण प्राप्त कर लेती है, और जिन बैंकों के पास लिक्विडिटी की कमी होती है आरबीआई उन्हें ऋण प्रदान करती है, अर्थात तरलता को संतुलित करने का कार्य करती है। नेक्स्ट है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। एमएसएफ के अंतर्गत एक बैंक आरबीआई से 24 आवर के लिए ऋण प्राप्त कर सकती है। यहाँ पर जो एसएलआर के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ होती हैं उन्हें गिरवी रखा जा सकता है, परंतु जो गिरवी रखी हुई प्रतिभूतियाँ होती हैं उनका मूल्य प्राप्त किए गए ऋण का 105% होना चाहिए, अर्थात यदि 100 रुपये ऋण लिया जाता है तो उसके बदले में 105 रुपये की प्रतिभूतियां गिरवी रखनी होती है। इसके माध्यम से बैंक अपनी कुल जमा राशि का केवल 2.5% राशि ही ऋण के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यह बैंक रेट के इक्वली होती है, वर्तमान में कितनी है, 4.25% है। यह फैसिलिटी केवल वाणिज्यिक बैंकों के लिए होती है, ग्रामीण व सहकारी बैंकों के लिए नहीं होती है।